स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके एग्जाम के विषय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण के ऊपर। इस चैप्टर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। तो बच्चों, इस चैप्टर की भूमिका क्या है, किस प्रकार के प्रश्नों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम इस प्रकार की हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे आपको इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, डी एन वाई बटे डी एक्स एन प्लस पी कोई कांस्टेंट संख्या रहेगी, डी एन माइनस वन वाई बटे डी एक्स एन माइनस वन प्लस फिर क्यूब कोई कांस्टेंट संख्या रहेगी, डी एन माइनस टू वाई बटे डी एक्स एन माइनस टू। इसके बाद में फिर मान लो आर दिया गया, डी एन माइनस थ्री वाई बटे डी एक्स एन माइनस थ्री। फिर इसके आगे मान लो आर के बाद एस दिया गया है, डी एन माइनस फोर वाई बटे डी एक्स एन माइनस फोर। इसी तरीके से रिड्यूस होता रहता है। जैसे डी एन वाई से स्टार्ट हुआ तो उसके आगे एन माइनस वन होगा और उसके बाद में फिर एन माइनस टू होगा। फिर इसके बाद में अगर दिया रहेगा तो एन माइनस थ्री रहेगा और आगे दी रहेगी इक्वेशन तो एन माइनस फोर दिया रहेगा और इधर ये लिखा हुआ है बगल में कैपिटल एक्स। इस प्रकार की समीकरणों को हम इस चैप्टर में हल करना सीखेंगे। हमने इसमें लिखा हुआ है जहाँ पी क्यू आर जो है वो कोई भी कांस्टेंट पद तथा कैपिटल एक्स जो है वो एक्स का कोई फलन होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर पी क्यू आर क्या है, कोई भी कांस्टेंट संख्या दी रहेगी आपको और जो इधर दाहिने पक्ष में कैपिटल एक्स लिखा हुआ है ये एक्स का कोई फलन होता है या फिर जीरो होता है। तो इस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं बच्चों, इनके इनके हल के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं पूरक फलन और दूसरे भाग को हम कहते हैं विशेष समाकल। पूरक फलन को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीएफ भी कहते हैं। और विशेष समाकल को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआई, इंग्लिश में कहते हैं इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों का योगफल जो होता है बच्चों, इस प्रकार की समीकरणों का संपूर्ण हल होता है। यानी कि संपूर्ण हल को अगर हम y से डिनोट करें तो y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। मतलब इस प्रकार की समीकरणों का हल क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है। क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है। मतलब अगर आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी गई है, आपसे कहा जाए कि इसको हल कीजिए, तो हल करने के लिए कितने भाग आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, दो। पहला कौन सा रहेगा, सी एफ, दूसरा कौन सा रहेगा, पी आई। अब बात करते हैं सी एफ कैसे निकाला जाता है, बात करते हैं पी आई कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, जो सी एफ है वो इस इक्वेशंस के बाएं पक्ष पर डिपेंड करता है। जो सी एफ निकालना रहेगा हमें पूरी इक्वेशन के बाएं पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है सी एफ, और जो पी आई है वो दाहिने पक्ष जो एक्स की वैल्यू है उसके ऊपर निर्भर करता है। किस प्रकार की वैल्यू दी गई है आपको कैपिटल एक्स की, उसी तरीके से पी आई निकलता है। इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले समझते क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिए रहते हैं हायर ऑर्डर के। मान लो इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई, डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस सेवन। अब इससे इसको आप तुलना कीजिए। देखिए, डी एन वाई बटे डी एक्स एन, मान लो कोई भी एक एन पावर दी गई तो उसके आगे जो पावर रहेगी वो रिड्यूस करके रहेगी। मान लो डी टू वाई बटे डी एक्स टू से स्टार्ट हुआ है तो इसके आगे फिर एक कम करके लिखा होगा, यानी कि डी एन माइनस वन होता है। एन माइनस वन का मतलब टू माइनस वन करोगे तो क्या बचेगा, केवल वन बचेगा। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स प्लस के आगे फिर क्या है, 12y बराबर में जीरो। डी टू वाई बटे डी एक्स टू। अब ये देखिए पी के स्थान पे क्या दिया गया, सेवन दिया गया। हमने आपको क्या बताया था, पी क्यू आर वगैरह क्या होते हैं, सब कांस्टेंट संख्याएं होती हैं। तो पी की जगह सेवन दिया गया, क्यू की जगह यहाँ पर क्या दिया गया, 12 दिया गया। और आगे होता तो वो एस हो जाता, आर हो जाता। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को इसमें हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब बात करते हैं हम पी आई कैसे निकालते हैं, बहुत केयरफुली आप समझिएगा। पी आई का सॉरी सी एफ कैसे निकालते हैं। सी एफ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हिंदी में कहते हैं पूरक फलन। तो पूरक फलन ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं, इसको ज्ञात करने का नियम ये होता है बच्चों, जो डी बटे डी एक्स होता है उसको हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं। डी बटे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिख सकते हैं। और पहले से भी कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल डी से ही दिया रहता है, तो आप को फिर डी नहीं लिखना है क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है। अगर डी बटे डी एक्स के फॉर्म में इक्वेशन दी गई जैसे इस तरीके से, तो आपको डी बटे डी एक्स को किस में चेंज कर लेना है, कैपिटल डी से बदल लेना है। कैपिटल डी में बदलने के बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में सहायक समीकरण बनाते हैं। सहायक समीकरण का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जो डी है उसको हम स्मॉल एम से रिप्लेस कर देते हैं। पहले डी से रिप्लेस करो डी बटे डी एक्स को, उसके बाद में सहायक समीकरण बनाओ। सहायक समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, डी को एम से रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद में सारी वैल्यू को जीरो के बराबर कर देते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन ने लिखी हुई डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस सेवन डी वाई बटे डी एक्स प्लस 12y बराबर में जीरो। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं कैपिटल में डी स्क्वायर प्लस में सेवन डी और प्लस में 12, बाहर हो जाएगा y बराबर में जीरो। देखो डी बटे डी एक्स के स्थान पे हमने क्या लिखा, डी, तो डी टू है तो डी स्क्वायर हो जाएगा।
dy/dx की जगह हमने लिखा कैपिटल डी, y सभी से कॉमन उसको हमने बाहर रख लिया बराबर 0। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण बनाते हैं तब डी स्क्वायर को हम डी को किससे रिप्लेस करेंगे, m से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 7m प्लस में 12 और ब्रैकेट के बाहर y बराबर में 0। तो जब सहायक समीकरण बनाते हैं तो बच्चों m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 बराबर में 0 करके लिखते हैं। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू कैपिटल X की कुछ भी दी गई है और हम सहायक समीकरण बना रहे हैं तो उसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर ही रखेंगे। मान लो यहाँ से आपको सहायक समीकरण बनानी है तो आप क्या लिखोगे, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 बराबर में 0। ये y भी इधर 0 के बराबर ही कर देते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आए? अभी क्वेश्चंस कराएंगे आपको समझ में आएगा। करने के बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, m का मान निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 के बराबर करने के बाद में m की वैल्यू निकालेंगे। जिस तरीके से m का मान निकल के आएगा उसी पर निर्भर करता है आपका CF। तो हमने लिखा हुआ m के मान पर ही पूरक फलन निर्भर करता है। बच्चों अगर m का मान भिन्न भिन्न मिले आपको, मतलब कि जैसे m बराबर आपने इसको सॉल्व किया, मान लो ये 3 घात की इक्वेशन होती तो 3 मान निकलते। अब ये 2 घात की, इसको सॉल्व करिए आप। मान लो आपने 3 घात की इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको m की वैल्यू मिली 1, 2, 3। तो CF क्या लिखा हुआ, यदि m का मान भिन्न भिन्न मिले। देखो ये डिफरेंट है कि नहीं, 1, 2, 3 कोई भी समान तो है नहीं, डिफरेंट है सारी वैल्यू। तो CF क्या होता है, CF बराबर होता है C1 e की पावर m1x, मतलब जो पहला मान मिला है वो m की जगह पे रख दो। बाकी सेम फार्मूला CF बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। m2 की वैल्यू क्या है, मान लो 2 है, तो C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर m3x। जो तीसरी वैल्यू मिली उसको आप यहाँ m3 की जगह पे लिख सकते हो। मान लो 2 ही वैल्यू मिली तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, यही आपका CF हो जाएगा। इसके आगे बच्चों देखो लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में, यदि m का मान वास्तविक मतलब रियल नंबर मिले और समान मिले, मतलब सारी वैल्यू कैसी मिले बच्चों, समान मिले, इक्वल मिले। जैसे मान लो आपने इसको सॉल्व किया, ये आपका स्क्वायर बन गया, मान लो इस तरीके से स्क्वायर बनेगा d स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। तो m की जो वैल्यू मिलेंगी आपको 2 समान मिलेंगी। सॉरी, मतलब d स्क्वायर माइनस 4 नहीं, मतलब d माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने पर मान लो मिल गया m स्क्वायर। m की वैल्यू निकाली, मान लो m माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 मिला। तो यहाँ से आप m को जो सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे m माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में फिर m माइनस 4। तो m की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, 4, 4। तो मतलब जब m के मान आपको इक्वल मिले, समान मिले, मान लो आपने सॉल्व किया, m की वैल्यू जो है आपको इक्वल मिली 2, 2, 2 वैल्यू आपको इक्वल मिली, तब CF क्या होगा, तब CF होगा बच्चों CF बराबर में C1 प्लस C2x e की पावर mx। CF बराबर C1 प्लस C2x और ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx। अगर बच्चों 3 समान मिले, जैसे 2, 2, 2, 3 वैल्यूज जो हैं वो आपको इक्वल मिल रही हैं सॉल्व करने पर, तब CF क्या होगा, तब CF होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर mx। अगर बच्चों 4 वैल्यू आपको इक्वल मिलती तब कैसे लिखते, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब और ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx। m का मतलब जो वैल्यू आपको मिली हुई है रिपीटेड वाली। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आगे हम बात करते हैं यदि m का मान आपको सम्मिश्र संख्याओं के रूप में मिले। किस तरीके से मिले, मान लो आपको m का मान सम्मिश्र संख्याओं के रूप में मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में मिले। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो m की वैल्यू आपको मिली अल्फा प्लस आई बीटा के रूप में। अच्छा, ये वैल्यू मिलती कैसे है अल्फा प्लस आई बीटा के रूप में, देखो ध्यान समझो। मान लो ये लिखा हुआ है m स्क्वायर और प्लस में 4 बराबर में 0। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर बराबर क्या आएगा निकल के, बताओ। बराबर किस साइड आएगा, माइनस में 4। तो m स्क्वायर बराबर -4। तो m बराबर क्या लिखोगे, रूट के अंदर -4। और रूट के अंदर -4 मतलब ये दर्शाता है, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या अगर है तो दिखाता है कि ये सम्मिश्र संख्या है। यानी कि माइनस को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर और 4। अब ये आई स्क्वायर 4 जब बाहर निकल के आएगा रूट से तो ये हो जाएगा +-2i। तो देखिए बच्चों +-2i हो गया। अल्फा की वैल्यू नहीं है तो अल्फा की जगह लिख लो 0 + 2i। देखो m बराबर किस तरीके से मिला आपको, m बराबर वैल्यू मिली 0 +-2i, यानी कि अल्फा +-i बीटा के रूप में मिली है।
तो जब वैल्यू आपको इस तरीके से मिले तो सी एफ क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ई की पावर अल्फा एक्स प्लस ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है लेकिन दोबारा बोलेंगे याद हो जाएगा। सी एफ बराबर ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू मतलब जो आपकी निकल गई 2। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 5 नंबर आपको यहाँ से डेफिनेट तौर पर मिलने वाले हैं। मान लो बच्चों आपके क्वेश्चन एक दिया गया है डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस 7 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 12 वाई बराबर 0। आपसे कहा जाएगा इसको हल कीजिए। देखिए ये उसी टाइप पर है जो हमने आपको बताया था, डी एन एक्स बटे डी एक्स एन माइनस 1 माइनस उसके बाद क्यू लिखा रहता था डी एन माइनस 1 बटे डी एक्स एन माइनस 1। याद आ रहा कुछ कुछ? तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। हमने आपको क्या बताया था, जहाँ जहाँ डी बटे डी एक्स होता है, जहाँ जहाँ का मतलब डी बटे डी एक्स को हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं। डी स्क्वायर बटे डी एक्स टू लिखा हुआ है तो इसको हम डी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। इसी तरीके से अगर डी क्यूब बटे डी एक्स थ्री लिखा हुआ है तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, डी क्यूब से रिप्लेस करते हैं। तो वही देखो हमने यहाँ पर किया हुआ है डी स्क्वायर वाई एज इट इज 7 डी बटे डी एक्स की जगह क्या लिखा, कैपिटल डी वाई एज इट इज प्लस 12 वाई बराबर में 0। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, वाई को कॉमन ले लेते हैं। वाई को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 7 डी प्लस 12 ब्रैकेट के बाहर वाई बराबर में 0। सहायक समीकरण बनाते हैं, तो सहायक समीकरण बनाने पर हम डी को किससे रिप्लेस करते हैं, एम से रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसको, एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 और बराबर में 0। हमने आपसे बताया था कि वाई हो कुछ भी लिखा हो या इधर कोई वैल्यू भी दी गई सबको हम 0 के बराबर कर देते हैं। हम फोकस करते हैं केवल इसके ऊपर, जो डी स्क्वायर वाला एफ डी वाला फंक्शन है, एफ डी वाले फंक्शन को ही हम एम से रिप्लेस करते हैं और उसी के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी जो भी लिखा रहेगा सब 0 के बराबर जाएगा। कब, सहायक समीकरण बनाने पर। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, हम एम की वैल्यू निकालते हैं। एम की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप इसको आप फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4m प्लस में 12 बराबर 0 गुणनखंड विधि से। तो एक ब्रैकेट में आएगा m माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा m माइनस 4 बराबर में 0। तो m की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 3, एक मिलेगी 4। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर वैल्यू असमान मिले, मतलब रिपीटेड ना हो और वास्तविक हो, देखिए ध्यान से, जब m का मान भिन्न भिन्न मिले, जैसे m बराबर 1 2 3 अलग अलग मिले तो सी एफ क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो इसी तरीके से अलग अलग मिले तो सी एफ क्या हो जाएगा, C1 e की पावर m1x यानी कि e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या निकालेंगे, पीआई के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, तो पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है तब पीआई क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पर दाहिने पक्ष में, तो पीआई क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सी एफ की वैल्यू निकल आई। संपूर्ण हल हमने आपको क्या बताया कि वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, तो पी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः संपूर्ण हल वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू आपने निकाली C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x, वही यहाँ पर लिख दिया और प्लस 0 करके लिखने की जरूरत नहीं है। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों इसी पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2y बराबर में 0। तो इसका आपको सॉल्यूशन देना है। तो हमने आपको बताया कि डी बटे डी एक्स जहाँ पर लिखा होता है उसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, यानी कि जहाँ डी टू बटे डी एक्स टू लिखा होगा उसको हम कैपिटल डी स्क्वायर लिखेंगे। तो डी स्क्वायर बटे डी एक्स टू की जगह पे डी स्क्वायर लिखा गया, बाकी वाई एज इट इज। इस तरीके डी बटे डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी लिखा गया, वाई एज इट इज माइनस 2y बराबर में 0। इसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, y जो है बाहर निकाल लेंगे, y कॉमन मिल जाएगा आपको, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2y बराबर बाहर हो जाएगा तो बराबर में 0। इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण बनाने के लिए डी को हम m से रिप्लेस करते हैं, यानी कि एम स्क्वायर माइनस प्लस m माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2 बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा m प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस 1। तो बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1 माइनस में 2। तो सी एफ क्या हो जाएगा, जब असमान होते हैं, m की वैल्यू जो है डिफरेंट हमें मिलती है, तब सी एफ ने आपको क्या बताया, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 है, m2 की वैल्यू क्या है, -2 है।
पी आई जीरो हो जाएगा, क्योंकि दाहिने पक्ष में अगर जीरो है तो पी आई क्या होगा, जीरो होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर सी एफ की वैल्यू क्या है, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। पी आई की वैल्यू जीरो रहेगी, यही आपका सॉल्यूशन है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको सी एफ निकालना आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको कि हम, चलो एक हम बता देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। समिश्र संख्याओं के ऊपर अगर m की वैल्यू हमें समिश्र संख्याओं के रूप में मिलती, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में मिलती, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में मिलती, तब हम सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस फोर वाई बराबर में जीरो। तो इसको क्या लिखोगे आप, डी स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट के बाहर वाई बराबर में जीरो। जो सहायक समीकरण आप बनाएंगे तो डी को एम से रिप्लेस करेंगे तो लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर प्लस फोर बराबर में जीरो। तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस फोर, तो एम बराबर हो जाएगा रूट के अंदर माइनस फोर। तो माइनस की जगह पे आप लिख सकते हो आई स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया गया है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। तो रूट के अंदर हो जाएगा फोर आई स्क्वायर, और रूट के अंदर फोर आई स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो उसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस टू आई। तो प्लस माइनस टू आई, इसके पहले हमने मान लिया कि जीरो दिया गया है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में हो गया, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो है, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, दो है। तो सी एफ क्या होता है, हमने फार्मूला बताया था, ई की पावर एम एक्स ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स, सॉरी एम एक्स नहीं, ई की पावर अल्फा एक्स और ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू तो जीरो है, तो ई की पावर जीरो एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स होता है, तो बीटा की वैल्यू टू है, तो टू एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, यानी कि बी साइन टू एक्स। तो बच्चों पी आई बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि दाहिने पक्ष में एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, और पी आई जो है एक्स के ऊपर ही निर्भर करता है। आगे अभी हम पी आई निकालना आपको जब सिखाएंगे तब डिटेल से बताएंगे कि जीरो क्यों हो जाता है। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है, पी आई की वैल्यू जीरो, यही आपका आंसर है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पी आई कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों आप हेडिंग डालिए विशेष समाकल पी आई ज्ञात करना। मतलब विशेष समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, हमने लिखा हुआ है पूरक फलन कैपिटल एक्स पर निर्भर करता है। मतलब ये जो बच्चों विशेष समाकलन है, ये पूरक फलन कैपिटल एक्स पर निर्भर करता है, और एक्स जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। मान लो एक्स आपको कभी कभी एक्सपोनेंशियल के रूप में भी दिया हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में भी दिया हो सकता है, या अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में दिया हो सकता है। ज़्यादातर ये तीन टाइप में ही आपको कैपिटल एक्स दिया रहता है। मान लो एक्स बराबर आपको दिया गया अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब जैसे ई की पावर टू एक्स दिया गया, ई की पावर थ्री एक्स, इस तरीके से दिया गया है। या तो कैपिटल एक्स आपको इस तरीके से मिलेगा लिखा हुआ साइन ए एक्स, यानी कि साइन टू एक्स या कॉस टू एक्स या साइन थ्री एक्स या कॉस थ्री एक्स के रूप में। तब पी आई ज्ञात करने का अलग रूल होता है, इसके लिए अलग रूल होता है, इसके लिए अलग रूल होता है, इसके लिए अलग रूल होता है। एक्स की पावर एन, यानी कि मान लो आपको कैपिटल एक्स यानी कि दाहिने पक्ष में दिया गया एक्स की पावर फोर, तब हम पी आई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन सभी के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन एक फार्मूला सभी के लिए फिक्स रहता है पी आई में। पी आई बराबर होता है कैपिटल एक्स बटे एफ डी। अब कैपिटल एक्स क्या है बच्चों, कैपिटल एक्स का मतलब जो आपको दाहिने पक्ष में दिया गया है वही कैपिटल एक्स है, और एफ डी का मतलब वो इक्वेशन जिससे आप सी एफ निकालते थे, जब आप उसको डी बटे डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्लेस करते थे, तो वो जो इक्वेशन डी वाली बन के आती थी कैपिटल डी वाली, उसी को हम कहते हैं एफ डी, यानी कि फंक्शन ऑफ डी। उस इक्वेशन को हम नीचे रखते हैं। कैसे करेंगे, बहुत केयरफुली समझेंगे। तो हम पहले चर्चा करेंगे टाइप वन के ऊपर। मतलब अगर आपको कैपिटल एक्स जो है ई की पावर अल्फा एक्स के रूप में दिया गया है, तब हम किस तरीके से पी आई फाइंड करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना रहता है, जो फंक्शन ऑफ डी रहता है उसमें हम डी की जगह पे ए रखते हैं, और इस तरीके से ए रखते हैं कि कंडीशन ये होती है कि नीचे जब आप डी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं तो नीचे जीरो नहीं मिलना चाहिए। अगर नीचे जीरो मिल रहा है, चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये लाइन समझाते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर माइनस फाइव डी माइनस सिक्स, और ब्रैकेट के बाहर जीरो, और बराबर में ई की पावर फोर एक्स आपको दिया गया है। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ डी की डी थ्री बटे डी एक्स थ्री करके नहीं दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डी क्यूब के फॉर्म में या डी के रूप में ही दे दिया रहता है, तो उसमें आपको फिर चेंज नहीं करना रहता है, आप डायरेक्ट वहाँ से सहायक समीकरण बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सी एफ निकालते हैं, फिर पी आई निकालना सिखाते हैं।
तो सी एफ निकालना तो आप सभी लोगों को आ ही गया है, हम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं। यहाँ से जब आप इसको एम से रिप्लेस करेंगे, सहायक समीकरण बनाएंगे तो ये होगा एम क्यू माइनस 2m² माइनस 5m माइनस में 6 बराबर में 0। अब ये 3 घात की इक्वेशन है, इसको जब आप शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी -1 कॉमा 2 कॉमा -3, ये आपको m की वैल्यू मिलेंगी। तो सी एफ बताइए क्या हो जाएगा। सी एफ ने बताया कि c1 e की पावर l m1x मतलब पहला वाला, यानी कि केवल -x होगा, प्लस c2 e की पावर m2x यानी कि c2 e की पावर 2x, प्लस इसी तरीके से c3 e की पावर -3x। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, सी एफ की वैल्यू होगी। और अब हमें क्या निकालना है, पी आई निकालना है। पी आई किस पे निर्भर करता है, कैपिटल एक्स पे निर्भर करता है। कैपिटल एक्स यहाँ पर आपको क्या दिया गया, e की पावर 4x दिया गया है। तो बच्चों पी आई के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया, सभी के लिए कॉमन रहेगा, कैपिटल एक्स बटे एफ डी। कैपिटल एक्स की जगह पे बच्चों क्या दिया गया, e की पावर 4x दिया गया है। और एफ डी यानी कि फंक्शन ऑफ डी क्या है, वो इक्वेशन जो डी के फॉर्म में लिखी हुई है। बताइए कौन सी इक्वेशन है डी के फॉर्म में, ये देखो लिखी हुई है, y को हटा के जो अंदर लिखा हुआ है डी के फंक्शन ऑफ डी कहलाता है। क्या लिखोगे इसकी जगह पे, एफ डी की जगह पे डी क्यूब माइनस 2d² माइनस में 5d माइनस में 6। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई। अब आते हैं यहाँ टाइप के ऊपर, क्या लिखाया हमने, एफ डी में डी बराबर ए रखते हैं। जो एफ डी यानी कि फंक्शन ऑफ डी है, इसमें डी बराबर ए रखेंगे। बात आती है कि ए क्या होगा, तो बच्चों ए का मतलब है, ये जैसे e की पावर अल्फा एक्स लिखा है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए e की पावर ए एक्स। ये अल्फा एक्चुअली थोड़ा गलती से लिख गया, e की पावर ए एक्स के रूप में रहता है। e की पावर ए एक्स यानी कि यहाँ पर जो a है वही वैल्यू a की होती है। जैसे e की पावर ए एक्स यहाँ पर क्या है, e की पावर 4x, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है। ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो उसी 4 से हमें डी को रिप्लेस करना रहेगा। फिर से ध्यान समझिए, एफ डी बराबर में, एफ डी में डी बराबर ए रखते हैं, तो डी बराबर ए रखिए। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, लेकिन हमें नीचे 0 नहीं मिलना चाहिए। तो रख के देखिए, क्या 0 नीचे तो नहीं मिल रहा है, तो 4 रखेंगे, क्या आएगा बताइए, ऊपर रहेगा e की पावर 4x, नीचे इसकी जगह पे d की जगह पे 4 रखेंगे, और 4 का क्यूब करेंगे तो बच्चों ये आएगा 64 और -2 और d² यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस में 5 और d की वैल्यू क्या है आपकी 4, सॉरी a की वैल्यू 4 है, और माइनस में 6 यानी कि e की पावर 4x, ये हो जाएगा 64 माइनस 32 माइनस 20 माइनस 6। इसको सॉल्व करिए बच्चों, ये देखो नीचे 0 नहीं मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 70 यानी कि 70, क्या आएगा 70 आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों फिर से रिपीट कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ डी में डी बराबर क्या रखते हैं, ए रखते हैं। ए का मतलब होता है जो ई की पावर ए एक्स के रूप में जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वही ए की वैल्यू होती है। फंक्शन ऑफ डी में डी की जगह पे ए रखते हैं और देखते हैं नीचे 0 तो नहीं मिल रहा है। देखिए नीचे 0 नहीं मिल रहा है, तो यही आपकी पी आई की वैल्यू हो गई। अगर सॉल्यूशन क्या होता है बताइए बच्चों, सॉल्यूशन हमने आपको क्या बताया, y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू ये है, पी आई की वैल्यू ये है, दोनों को आपस में जोड़ के लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसी टाइप के ऊपर, जब हम नीचे यहाँ पर वैल्यू ए की रखते हैं और हमें नीचे 0 मिल जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर नीचे मिल गया 0, तो नीचे 0 हो गया तो पूरा फंक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट। अब सॉल्यूशन इनफाइनाइट तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए करना ये रहता है बच्चों कि एफ डी के गुणनखंड करें, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है अगर 0 मिल रहा है नीचे, तो फंक्शन ऑफ डी का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। और जिस फैक्टर में d बराबर a रखने पर वह 0 हो जाता है, उसी में हम d के स्थान पर क्या रखते हैं, d प्लस a रखते हैं, और बाकी गुणनखंडों में d बराबर a रखते हैं। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई है, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। पहले यहाँ तक आप वीडियो रोक के नोट कीजिए कॉपी में। बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो d2y बटे dx2 प्लस dy बटे dx माइनस 2y बराबर में e की पावर -2x। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए हमने आपको बताया कि डी बटे डी एक्स को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस में डी माइनस में 2 ब्रैकेट के बाहर वाई बराबर में ई की पावर -2। इसके बाद हम सहायक समीकरण बनाते हैं। बनाने के लिए डी को हम एम से रिप्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एम -2 और बराबर में 0। यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे तो 1 -2 आएगी। तो सी एफ जब ये असमान होते हैं तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x इस तरीके से होता है। तो C1 e की पावर x हो जाएगा प्लस C2 e की पावर -2x हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों पी आई कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि हर कंडीशन में पी आई बराबर होता है कैपिटल एक्स बटे एफ डी। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ई की पावर -2x है, और एफ डी फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी -2। इसको हम नीचे रख लेते हैं। बच्चों बताया कि ई की पावर ए एक्स के रूप में जब भी आपको क्वेश्चन मतलब दिया रहेगा कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो उसमें हम डी बराबर ए रखते हैं। तो डी बराबर ए रख के जरा देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, -2 है। -2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, प्लस में 4, और यहाँ रखोगे -2 और ये -2 हो जाएगा -4। -2 -2 -4 और यहाँ पर प्लस का 4, यानी कि नीचे क्या मिल गया हमको 0। अब 0 जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर एफ डी बराबर एफ ए रखने पर 0 मिले तब एफ डी के गुणनखंड करें। तो क्या करें बच्चों, एफ डी के गुणनखंड करें, और जिस गुणनखंड में डी बराबर ए रखने पर वह 0 हो जाता है उसमें डी के स्थान पर हमें क्या रखना रहता है, डी प्लस ए रखना रहता है, और बाकी गुणनखंडों में डी बराबर ए रखना रहता है। ध्यान से समझिएगा। इसका बच्चों हमने जब फैक्टर किया, गुणनखंड किया, तो क्या निकल गया, d+2 और d-1। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, डी को ए से रिप्लेस करके देखिए कौन से गुणनखंड में रखने पर वो 0 बन रहा है। डी की वैल्यू -2 यहाँ रखिए जरा, डी का मतलब ए, डी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं तो ए की वैल्यू -2 यहाँ पर रखिए। तो ये देखो -2 और -1 क्या हो रहा है, -3, यानी कि ये 0 नहीं मिल रहा है। इस वाले फैक्टर में रख के देखिए क्या ये 0 मिल रहा है। तो डी का मतलब ए की वैल्यू रखोगे -2 और ये +2, यानी कि क्या हो गया, 0 मिल रहा है। तो हमने आपको बताया डी बराबर ए रखने पर जिस गुणनखंड में 0 मिले उसमें हम डी के स्थान पे क्या रखते हैं, डी प्लस ए रखते हैं। ध्यान समझिए, इसी गुणनखंड में हमें 0 मिल रहा है तो यहाँ पर डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी प्लस ए लिखेंगे। तो डी प्लस में ए, तो डी और ए की वैल्यू क्या है, -2 है, तो प्लस ए, यानी कि इस तरीके से लिखोगे इसको, डी प्लस ए की वैल्यू क्या है, -2 है, और +2 ये एज इट इज। बात समझ में आई, फिर से समझिए। जिस गुणनखंड में डी बराबर ए रखने पर वह 0 मिल जाता है उसमें हम क्या करते हैं, डी के स्थान पर डी प्लस ए रखते हैं। तो डी के स्थान पे ये जो डी है ये +2 छोड़ दीजिए, डी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, डी प्लस में ए की वैल्यू क्या है, -2, और ये वाला +2 एज इट इज। और यहाँ पर आगे क्या लिखा है, बाकी गुणनखंडों में डी बराबर ए रखें। तो यहाँ पर तो भैया हम डी बराबर ए रख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 0 नहीं मिल रहा है ना हमें। तो यहाँ पे डी की जगह रखोगे -2 और ये -1। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करो, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -1/3। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल डी बचेगा, तो यानी कि ई की पावर -2x/d। अच्छा बच्चों, जिस तरीके से हमने आपको बताया अभी ध्यान समझिए, जैसे यहाँ समझ लीजिए, जैसे हम d/dx को लिख लेते हैं कैपिटल डी, उसी तरीके से अगर 1/d है तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन मतलब कैपिटल डी का मतलब होता है एक बार अवकलन, और 1/d का मतलब होता है एक बार समाकलन। कैपिटल डी का मतलब एक बार अवकलन, और 1/कैपिटल डी का मतलब एक बार समाकलन। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा होता है d2/dx तो इसका मतलब 2 बार अवकलन, यहाँ लिखा होता है 1/d² तो इसका मतलब यानी कि 2 बार समाकलन। ठीक है, बाकी आप वो हम आपको आगे बताते रहेंगे, पहले यहाँ समझिए। तो नीचे क्या मिला हमको, नीचे बच्चों मिला है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी मिला हुआ है, तो कैपिटल डी का मतलब 1/कैपिटल डी, 1/कैपिटल डी का मतलब एक बार समाकलन। -1/3 तो बाहर हो जाएगा। एक बार समाकलन किसका करोगे, एक्स के फंक्शन का करोगे। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट संख्या होती तो बाहर आ जाती। अब ये चूंकि एक्स का ही फंक्शन है तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार समाकलन करेंगे। तो -1/3 ई की पावर -2x, और ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर ax बटा में ए समाकलन। तो ई की पावर -2x बटा में -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 ई की पावर, देखो माइनस माइनस प्लस, 1/6 ई की पावर -2। ये किसकी वैल्यू हो गई, पी आई की। सॉल्यूशन क्या होता है, वाई बराबर
सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली, C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर -2x, और पी आई की वैल्यू क्या है, 1/6 ई की पावर -2x। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया। इसमें बच्चों हमने आपको ये बताया कि हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना इस चैप्टर में सीखते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब जो डी बटे डी एक्स से बड़ी होती है, डी वाई बटे डी एक्स से बड़ी, जैसे d2y/dx2, d3y/dx3, इस तरीके जो इक्वेशन होते हैं उनका सोल्यूशन क्या होता है, उनका सोल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। मतलब दो भाग होते हैं, सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन, और पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकलन। तो सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, पी आई कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं, कैपिटल डी से रिप्लेस करने के बाद सहायक समीकरण बनाते हैं, उसको हम एम से रिप्लेस करते हैं। एम के मान के ऊपर भी क्या, एम के मान के ऊपर ही क्या निर्भर करता है बच्चों, एम के मान के ऊपर ही सी एफ निर्भर करता है। अगर एम के मान हमें रियल मिले और असमान मिले, मतलब रिपीटेड ना हो, 1 2 3 करके मिले, तो सी एफ क्या होता है, C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x प्लस C3 ई की पावर m3x। इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। अगर हमें बच्चों रिपीटेड मिलने, मान लो दो मान आपको m के रिपीटेड मिले, तो सी एफ क्या होता है, C1 प्लस C2x ई की पावर mx। अगर दो रिपीटेड मिले तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई की पावर mx। अगर चार बच्चों रिपीटेड मिले आपको तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर ई की पावर mx। इसके बाद बच्चों अगर आपको इमेजिनरी रूप में मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में m की वैल्यू मिले, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एक्स के रूप में, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में मिले, तब सी एफ होता है ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। इस तरीके से होता है आपका सी एफ जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में मिले। अच्छा बच्चों, पी आई कैसे याद करते हैं, पी आई का एक फार्मूला होता है मेन, कैपिटल एक्स बटे एफ डी। वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कैपिटल एक्स के ऊपर। तीन ठो टाइप होते हैं, पहला होता है एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर ई की पावर एक्स के रूप में आपको दिया रहता है, या दूसरा आपको ई की साइन ए एक्स या कॉस एक्स के रूप में दिया रहता है, या कैपिटल एक्स आपको बीजगणितीय यानी कि एक्स की पावर एन के रूप में दिया रहता है। सभी के लिए फार्मूला कैपिटल एक्स बटे एफ डी। जब हमें ई की पावर एक्स के रूप में कैपिटल एक्स दिया रहता है, तब हम जब पी आई निकालते हैं, तो पी आई निकालने के लिए कैपिटल डी को हम ए से रिप्लेस करते हैं। ए से रिप्लेस करने के बाद में अगर नीचे जीरो मिल रहा है, तो हम उस फंक्शन ऑफ डी का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पर जिस फैक्टर में डी बराबर ए रखने पर जीरो मिल जाए, उस फैक्टर में हम डी को डी प्लस ए रख लेते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम आपको त्रिकोणमितीय फलन का पी आई कैसे ज्ञात करते हैं और बीजगणितीय फलन का पी आई कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि पेपर में ई की पावर ए एक्स या ई की पावर 2x 3x, मतलब इस तरीके से ई की पावर ए एक्स के रूप में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी बुक से ई की पावर ए एक्स के रूप में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दें वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और जितने भी सी एफ वाले क्वेश्चंस आपको दिखाई दे वो सी एफ वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले आपको एग्जाम्पल लगाने, एग्जाम्पल के बाद में फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर आपको ये दे के जाएगा। अगले पार्ट में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले बता देंगे, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में जो होते हैं। और अगर हम नहीं भी बता पा रहे हैं, आपको टाइम ना मिल पाने की वजह से, तो आप बुक से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इस चैप्टर की आपको भूमिका बता दी है, आसानी से आप समझ जाएंगे अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक है। तो कोशिश करेंगे हम टाइम निकाल के एक वीडियो और बना दें, उसमें हम आपको दोनों टाइप समझा देंगे। तो आज के पार्ट में बस बच्चों यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।